कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अब तक हमने अपना क्या बोलते हैं अपना सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। चलिए अब देखते हैं एन्युटी। एन्युटी का मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी हम कोई पेमेंट करते हैं या हमें कोई रिसीव मिलती है, जिस रिसीव में दो चीज़ होनी चाहिए, एक तो फिक्स अमाउंट होना चाहिए और एक फिक्स पीरियड पे होना चाहिए। मान लीजिए ऐसा सिस्टम है कि आप पेमेंट करते हैं 200 रुपये का। आप पेमेंट कर रहे हैं 200 रुपये का हर ईयर, पर ईयर। मतलब कहूँ तो पर ईयर, जस्ट अ मिनट। आप अगर 200 रुपये का पर ईयर पेमेंट कर रहे हो या फिर पर मंथ कर रहे हो या फिर पर वीक कर रहे हो, लेकिन है पर, ये पर होना कंपलसरी है कि कंटिन्यूसली एक फिक्स एक फिक्स पीरियड पे अगर आप कोई फिक्स पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट भी फिक्स है और पीरियड भी फिक्स है, उसके इसमें से कहते हैं एन्युटी। लेकिन जो जनरली एन्युटी बनती हैं वो ईयरली बेसिस पे ही मिलती हैं, मंथली बेसिस पे और क्वार्टरली बेसिस पे कम होती है, लेकिन हो सकती हैं। क्योंकि एन्युटी के लिए जो दो रिक्वायरमेंट ये है कि अमाउंट फिक्स होना चाहिए और दूसरा अपना क्या बोलते हैं अपना पीरियड फिक्स होना चाहिए। एन्युटी दो तरीके की होती है, एक होती है ड्यू और एक होती है रेगुलर। समझिए ड्यू और रेगुलर में फर्क क्या है। मानिए, जस्ट अ मिनट, चलिए इधर देख लेते हैं। तो ड्यू और रेगुलर का फर्क समझते हैं। समझ देखिए, मान लीजिए अगर आपको 100 रुपए का आपको देने हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस समझते हैं ना आप? इंश्योरेंस मतलब कि हम अपनी लाइफ इंश्योरेंस करा लेते हैं, अपनी व्हीकल इंश्योरेंस कराते हैं, अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। तो जो इंश्योरेंस की किस्त जाती है, इंश्योरेंस की इंस्टॉलमेंट जाती है, वो जाती है फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ, या कहो तो फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर। वो जाती है फर्स्ट डेट को। जो मतलब उसके इंश्योरेंस लिखा, यानी जिस दिन आपने इंश्योरेंस लिया, पहली किस्त पे उसी दिन ले लेते हैं आपसे, फर्स्ट डे। तो इंश्योरेंस की किस्त जो जाती है वो फर्स्ट डे जाती है। तो ऐसे पेमेंट जिनकी किस्त यानी कि जिनकी इंस्टॉलमेंट फर्स्ट डे जाएगी, उस केस में उन्हें कहेंगे ऑन ड्यू बेसिस। ड्यू बेसिस मतलब कि जैसे ही हमारा साल ड्यू हुआ, यानी जैसे ही हमारा नया साल आया, तो हम उसका एडवांस में पेमेंट कर देते हैं, उसे कहते हैं ड्यू बेसिस। कि अब हमने पेमेंट कर दी, अब हम एक साल के लिए या तो उस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे या उस चीज़ के लिए अब एक साल के लिए हमारा कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहा। उस केस में उसे कहते हैं ड्यू बेसिस पे पेमेंट करना। तो एनुअली ड्यू बेसिस पे भी हो सकती है और होती है पेमेंट, और होती है रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस का मतलब सिर्फ इतना है कि जो पेमेंट हमें साल के शुरू में नहीं करना, अब हमें पेमेंट करना है पूरे साल के एंड में। कैसा एग्जांपल? मान लीजिए आप कहीं गए, आपने किसी शहर में गए और वहाँ पे आपने रूम लिया रेंट पे। आप किस शहर में गए, आपने रूम रेंट पे लिया है, तो उस केस में आपसे जो रेंट का अमाउंट जाएगा वो पर जैसे ही आपका मंथ कंप्लीट होगा तब जाएगा। सिक्योरिटी ले सकते हैं भाई आपसे, सिक्योरिटी रेंट नहीं होता। रेंट अलग चीज़ है, सिक्योरिटी अलग चीज़ है। वे आपसे रहने के लिए सिक्योरिटी ले सकते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन जो रेंट जाता है ना, वो जब महीना कंप्लीट हो जाता है तभी जाता है। इसका एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिसिटी बिल भी लीजिए आप, कि जैसे ही हमारी मंथ पूरा होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी वाला आता है बिल, कि आपके इस मंथ का इतना बिल हुआ। तो ऐसे पेमेंट जो पीरियड कंप्लीट होने के बाद होते हैं उन्हें कहते हैं रेगुलर बेस पे एन्यूटी। तो ऐसे पेमेंट जो फिक्स अमाउंट के हैं और वो एक टेन्योर मतलब टेन्योर कंप्लीट होने के बाद होते हैं, जैसे हमारे केस में मान लीजिए ये ईयर कंप्लीट होने के बाद होते हैं रेगुलर बेसिस पेमेंट विद फिक्स अमाउंट, उस केस में उसे कहेंगे एन्यूटी रेगुलर। दो तरीके की होती है, डी होती है, एक रेगुलर होती है। अब दोनों के केस में हम देखेंगे प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला। मान लीजिए एन्यूटी ड्यू है, तो उस केस में प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू का। समझिए पहले होता है प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू होता क्या है, आप ये समझिए। तो मान लीजिए मैं मैं आज से 10 साल बाद हूँ, और मैं आज से 10 साल पहले मैंने टाइम मशीन बनाई, मैं टाइम मशीन से आज के 10 साल बाद चला गया, और मेरे पे मैंने वहां जाके देखा कि मेरे पे थे 100 रुपए। मैं आज से 10 साल बाद जहाँ जब गया टाइम मशीन पे, तो मेरे पास 100 रुपए का नोट था। मेरी जेब में सिर्फ एक ही नोट था जो कि 100 रुपए का था। टाइम मशीन में मैं पैसे नहीं लग पाया, सिर्फ एक नोट पहुंचाया मेरे साथ जो कि 100 का था। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरे साथ 10 साल बाद 100 रुपए का नोट जाएगा, उस नोट की आज की वैल्यू कितनी है। उसे कहते हैं कि फ्यूचर की वैल्यू, फ्यूचर में जो इनकम होगी उसकी आज की वैल्यू क्या होती है, उसे कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। कि फ्यूचर में की किसी वैल्यू की अगर हम आज की वैल्यू निकालें, उसे कहेंगे प्रेजेंट वैल्यू। एस्टीमेट के बेस पर निकलती है, एग्जैक्ट तो पूरी नहीं निकल पाती, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं हम एक अच्छा रिलायबल एस्टीमेट समझ लेते हैं। समझिए, और एक और बात और समझिए। मान लीजिए जो आज से 10 साल बाद का 100 का नोट होगा और जो आज के 100 का नोट होगा, दोनों में फर्क होगा। फर्क किस चीज का होगा? इन्फ्लेशन का। कि जो आज से 10 साल बाद का 100 का नोट होगा उसकी वैल्यू कम होगी, नोट 100 का ही होगा, लेकिन वैल्यू कम होने का मतलब कि उससे हम कम क्वांटिटी सामान खरीद पाएंगे या कोई कम सामान ही खरीद पाएंगे जितना 100 रुपए की वैल्यू को आज हम आज खरीद सकते हैं। तो मैं आपको बता चुका, प्रेजेंट वैल्यू मतलब पास्ट में आना। मान लीजिए मैंने टाइम मशीन बनाई, मैं फ्यूचर में चला गया, उधर मैंने एक 100 का नोट था, तो मैं ये आज देखना चाह रहा हूँ कि उस 100 के नोट की वैल्यू क्या है। तो मुझे वापिस अपने फ्यूचर अपने उसमें आना पड़ेगा, क्या बोलते हैं सब ना, अपने उसमें आना पड़ेगा, क्या बोलते हैं अपना पास्ट में जाना पड़ेगा, वापसी टाइम मशीन को रिवर्स करना पड़ेगा।
तो क्योंकि हम पास्ट में जा रहे हैं, टाइम मशीन को रिवर्स कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे n की पावर है -1। इसीलिए इस फॉर्मूले में n के साथ -1 आता है, क्योंकि हम टाइम मशीन से अपने टाइम पे वापसी आ रहे हैं, रिवर्स में आ रहे हैं। बाकी फॉर्मूला सेम है, आप देख लीजिए। फॉर्मूला क्या है, आर इन ब्रैकेट में 1 माइनस वो आर इन ब्रैकेट में 1 प्लस आई की पावर -n डिवाइड बाई आई माने r/100। बाकी सब अभी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और देखना, ये हम नेगेटिव में बता चुके, क्या है, क्योंकि हम अपने फ्यूचर से पास्ट में जा रहे हैं। या मान लीजिए मैंने आज टाइम मशीन बनाई, तो मैं अपने 10 साल पीछे जाके ही देख रहा हूँ कि आज जो मेरे हाथ में 100 का नोट है, आज से 10 साल पहले 100 के नोट की कितनी वैल्यू हुआ करती थी। तो ऐसे देखेंगे तो बैक जाना पड़ेगा, और जब भी हम बैक जाते हैं तो नेगेटिव। आपने देखा होगा टेबल भी एक वो होती है ना अपनी नंबर लाइन जो होती है, तो नंबर लाइन में यहाँ हम 0 है, 0 माने हम आज के डेट पर खड़े हैं, और इधर की सारी नेगेटिव वैल्यू होती है और इधर की सारी पॉजिटिव वैल्यू होती है। आई होप इससे अदर तो मैं क्रेडिट दे नहीं सकता। अगला है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू का इसका उल्टा है। मान लीजिए मेरे पास आज 100 का नोट है, और मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आने वाले 10 साल में मेरे 100 के नोट की वैल्यू क्या रहेगी। नोट पर 100 ही लिखा रहेगा, लेकिन इस 100 रुपए की वैल्यू से जितना सामान आज खरीद पा रहा हूँ, क्या 10 साल बाद उतना खरीद पाऊंगा? नहीं। तो कितना खरीद पाऊंगा, कितनी वैल्यू का सामान खरीद पाऊंगा, वो निकालते हैं फ्यूचर वैल्यू से। इसे निकालने के लिए सिंपल है, मुझे टाइम मशीन में बैठना पड़ेगा और फ्यूचर में जाके देखना पड़ेगा। इतना टाइम है आपके पास या ये टेक्निक है? नहीं है ना। तो ये सिर्फ एक फॉर्मूला लगाइए, r/1 प्लस आई की पावर n -1 डिवाइड बाई आई। सेम है, बस ये देखो नेगेटिव का इंपैक्ट हटाने के लिए इसे इधर से घुमा के लिख दिया, क्योंकि नेगेटिव का इंपैक्ट हटाना था, और n के साथ जो नेगेटिव था उसका इंपैक्ट हटा के हम चले गए फ्यूचर में। पास्ट में गए तो नेगेटिव, फ्यूचर में गए तो पॉजिटिव। ये कब है? जब ड्यू बेसिस पे। ड्यू बेसिस का मतलब कि हमने जैसे ही हमारा साल शुरू होता है, हम शुरू में ही पेमेंट कर रहे हैं, तो उस केस में। लेकिन हम साल के एंड में पेमेंट करेंगे तो एन की वैल्यू घटेगी नहीं घटेगी? जब हम साल के एंड में वैल्यू पेमेंट करेंगे तो एन की वैल्यू घटेगी। कितने से घटेगी? 1 साल से घटेगी। क्यों? मान लीजिए अगर हम 10 साल की बात करें, आज से 10 साल की बात करें, हम अगर शुरू की बात कर रहे हैं, मान लीजिए आज से 10 साल की बात कर रहे हैं अगर हम, ये है आज हमारा, आज मान लीजिए 2024 था, तो 2024 से और हम 2028 तक जाते हैं। देखिए समझिए क्या बात है। 2024, 25, 26, 27 एंड 28। ये आपको मैं दिखाऊंगा ये -1 क्यों हो रहा है। ये 28, ठीक है ना। तो कितने साल हो गए हमारे? 24 से 28, ये हो गए हमारे पास 5 साल। 24, 25, 26, 27, 28। अब अगर ये ड्यू बेसिस पे हुआ तो हमारे साल की शुरू में देंगे, यानी कि हम 24 में भी देंगे, 25 में भी देंगे, 26 में भी देंगे, 27 में भी देंगे और 28 में। मतलब हम 5 बार पेमेंट करेंगे, ठीक। तो हमारे एन की वैल्यू आ गई 5 साल, क्योंकि हम 5 बार पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर ये रेगुलर बेसिस पे हुआ तो हम कब देंगे? 24 के आखिरी में। यानी कि 24 के आखिरी को कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 25 के लिए देंगे। 24 एक बार यहाँ देंगे 24 के आखिरी में, फिर एक बार देंगे 25 के लास्ट में, फिर देंगे 26 के लास्ट में, फिर देंगे 27 के लास्ट में, और फिर देंगे 28 के लास्ट में। तो कितनी बार पेमेंट करा? 5। ये भी 5 बार है, लेकिन ये 28 के लास्ट में देंगे। 28 के लास्ट कर हम यहाँ पे हमारा 28 का लास्ट करें तो ये 28 के बिगिनिंग तक का पेमेंट ये था, और लास्ट के लिए एक और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो देखिए कौन सी वाले में हमने एक्स्ट्रा पेमेंट करा। यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा पेमेंट करा ड्यू बेसिस पे। तो ड्यू बेसिस पे एक ईयर का पेमेंट एक्स्ट्रा चला जाता है हमारा एज कम्पेयर टू रेगुलर बेसिस। इसलिए जो ड्यू के बेस फॉर्मूले में एन की वैल्यू है और जो रेगुलर के फॉर्मूले में एन की वैल्यू है, उसमें -1 का फर्क है। इसीलिए क्योंकि ड्यू बेसिस पे एक इंस्टॉलमेंट एक्स्ट्रा चली जाती है एज कम्पेयर टू रेगुलर बेसिस। बाकी फॉर्मूला लगभग कहीं ना कहीं सेम ही है, थोड़ा फर्क आ गया इसलिए थोड़े फॉर्मूले भी चेंज है। देखिए ये तो सब सेम है। 1 प्लस आई की पावर माइनस एन था पहले, लेकिन अब -n -1 कर दिया। -1 क्यों करा? क्योंकि हमें एक साल जो रेगुलर बेसिस है उसमें एक साल कम देना पड़ता है एज कम्पेयर टू ड्यू बेसिस, लेकिन हमने प्लस कर देते हैं इसमें ठीक। ये है हमारा प्रेजेंट वैल्यू का। और फ्यूचर वैल्यू का है सेम है, फ्यूचर वैल्यू का कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें क्या करेंगे? फ्यूचर वैल्यू को में मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस आई से। इसके बाद है सिंक फंड। सिंक फंड कुछ नहीं होता, फ्यूचर वैल्यू ही निकालना किसी फंड की, सिंक फंड कहलाता है। सिंक फंड क्या कुछ नहीं होता, किसी वैल्यू की फ्यूचर, किसी फंड की फ्यूचर वैल्यू निकालना कि आज मैं अगर किसी फंड में पैसा डाल रहा हूँ उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, उसके आने वाले टाइम में कितना पैसा मिलेगा, कितना अमाउंट मुझे कॉर्पस करके देगा, सकते हैं सिंक फंड। तो ये है इसका फॉर्मूला, आप देख लीजिएगा, ये भी कोई हार्ड टास्क नहीं है। अगला है बॉन्ड। बॉन्ड माने डेप्ट सिक्योरिटी वगैरह जो इशू कर देते हैं, जैसे आप पढ़ते होंगे कि कंपनीज वगैरह बॉन्ड इशू करती हैं तो आम जनता उन्हें खरीदती है। तो किसी भी बॉन्ड की वैल्यूएशन कैसे होती है, इसके ऊपर आपका कोई एक क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में आ जाता है कभी कभी। तो आप देख लीजिए बॉन्ड की वैल्यूएशन कैसे होती है, समझिए। मान लीजिए कंपनी ने कहा कि आज आप हमें 100 रुपए दीजिए, ऐसा कंपनी बोलिए कि आज आप हमें 100 रुपए दीजिए, तो आपके इस 100 रुपए के बदले हम आपको हर साल इसका 10% इंटरेस्ट देंगे। यानी कि आपके फीस जो इतने पैसे आपने दिए इस पैसे पे 10% का इंटरेस्ट देंगे। आप ये मान के चलिए, ये फेस वैल्यू मान लीजिए, आप 100 रुपए की फेस वैल्यू दी, तो हम आपको फेस वैल्यू पे या कहें तो फेयर वैल्यू पे 10% का इंटरेस्ट देंगे, ऐसा कहा। और कब तक देंगे? ये कर देंगे 5 साल तक। और जैसे ही हमारे 5 साल में रिडेम्पशन की बात आ गई तो हम रिडेम्पशन के टाइम पे आपके 100 के 100 रुपए लौटा देंगे, ऐसा कहा कंपनी ने, ठीक।
तो क्या कंपनी ऐसे कहती है? बिल्कुल कह सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें निकाल लिया कि जो ये कंपनी ने अरेंजमेंट करा है इसकी वैल्यू कितनी है, कंपनी के इस अरेंजमेंट की वैल्यू कितनी है, तो हम निकाल सकते हैं, निकालेंगे भी। देखिए इसका फॉर्मूला, इसका क्या होगा, इसके 3 स्टेप होंगे, चौथा स्टेप अपनाया पाएगा। 3 स्टेप होंगे। सबसे पहले तो हमें निकालना है कि कितना इंटरेस्ट हमें पर एनम मिलेगा, या कितना हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा टोटल में, ये जोड़ लीजिए आप। तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा टोटल में जोड़िए, पर एनम जोड़िए, या टोटल में जोड़ेंगे तो फिर आपको फैक्टर की भी टोटलिंग लेनी पड़ेगी। अब क्या फैक्टरिंग टोटलिंग होती है, वो आपके हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है वो, क्योंकि वो आपको डायरेक्ट ही देता है क्वेश्चन फाउंडेशन लेवल पे। लेकिन इंटर में होता है एक फैक्टरिंग का सम, क्यूमुलेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई करी जाती है, समझिए। तो इस 100 का 10 करेंगे, 10 10 देगा, तो 10 पहले साल आएंगे, 10 दूसरे साल आएंगे, ऐसे चलते चलते 10 आएंगे 5 साल तक, 3 4, और फिर 5वें साल भी 10 10 रुपए आएंगे। ठीक है ना, 10 साल 10 रुपए आएंगे 5 साल तक। अब इसकी हम क्या करेंगे, एक रेट होता है, एक उससे होता है कि फैक्टर की हम कितने रेट से कर रहे हैं इसकी डिस्काउंटिंग, उसे कहते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो एक रेट से हम इसकी डिस्काउंटिंग करेंगे, तो ये 50 रुपए जो है, ये अब जब हम डिस्काउंटिंग करने के बाद आंसर लाएंगे तो 50 नहीं आएगा, तो 50 से कम आएगा। क्यों आएगा 50 से कम? क्योंकि हम प्रेजेंट वैल्यू निकाले। आज से मान लीजिए अगले साल, मान लीजिए नेक्स्ट ईयर मुझे 10 रुपए मिलेंगे, तो उनकी वैल्यू आज के 10 रुपए के बराबर नहीं होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ इन्फ्लेशन आ जाएगा, इसीलिए कह रहे हैं। तो ये जो 10 रुपए ये वाले 10 हैं, या इसके बाद वाले 10 हैं, इनकी वैल्यू पहले वाले 10 की बराबर नहीं हो पाएगी, इसलिए ये टोटल जो आंसर आएगा ये 50 नहीं आएगा, 50 से कम आएगा। लेट्स हम मान रहे हैं ये आएगा हमारा 40। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो मान लीजिए 40 आ गया। तो 40 क्या देखिए, दो पहला स्टेप क्या था हमारा, पहला स्टेप था कि हम निकाले थे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमने निकाल दिया कितना, कूपन इसकी मल्टीप्लाई कर दी इस रेट से, तो इंटरेस्ट आ गया 10 रुपए पर एनम। सेकंड स्टेप था, हमें निकाला था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट रिसीवेबल की, ये जो इंटरेस्ट हमें रिसीवेबल है अगले वाले आने वाले 5 साल में, इन सब की प्रेजेंट वैल्यू, मतलब इन सब की आज की वैल्यू निकाल दी, तो आज की वैल्यू आई इनकी 40 लाख, सपोज आप ये मान के चलिए। उसके बाद है अगला, ठीक, तो ये प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा देना, आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो एक आर है, आर मतलब एक रेट है ये। अब ये रेट आपको दे नहीं रखा, तो आप इस रेट को, मैं मत मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, वो आपको क्वेश्चन बताएगा। बहरहाल जो मैंने ये फॉर्मूला लगाया, मेरा फॉर्मूला लगाने के बाद ये 50 रुपए का आंसर आया है 40, आप ये मान के चलिए। तो अब मुझे निकालना है, अरे अभी एक हमें एक चीज़ और निकालनी पड़ेगी। थर्ड स्टेप है हमारा कि जो हमें मुझे कंपनी आज से 5 साल बाद 100 रुपए देगी, उसकी आज की वैल्यू क्या होगी, आज से 5 साल बाद दिए गए 100 रुपए की आज की वैल्यू क्या होगी। क्योंकि आज से 5 साल बाद 100 रुपए से हम उतना सामान नहीं खरीद पाएंगे जितना आज खरीद पाएंगे, इसलिए कुछ वैल्यू तो घटेगी। तो कितनी वैल्यू घटी, मान लीजिए आज से 5 साल बाद जो हमें 100 रुपए मिलेंगे उसकी आज की वैल्यू 90 है। लेट सपोज एग्जाम्पल मान लीजिए। अब इसका रेट होता है, रेट आपको मैं एग्जाम्पल तौर पर दे रहा हूँ, तो रेट की आप टेंशन लीजिए, वो आपको क्वेश्चन बताएगा, तो आप डिस्काउंटिंग कर लेना। तो 90 आ गया है। अब सीधी सी बात है, देखो हमें कितना मिलेगा, यानी हम अगर इसके इसके बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है, वो होती है वैल्यू। 40 रुपए का तो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है ओवरऑल 5 साल में आने वालों में, और 90 रुपए का हमें प्रिंसिपल वो मिलेगा, रिडम्पशन वैल्यू। तो कितना हो गया 130। यानी कि आज के 100 रुपए अगर हम इस बॉन्ड में लगा रहे हैं तो हमें 130 रुपए मिल रहे हैं। आज अगर हम इस बॉन्ड में 100 रुपए लगाएंगे तो 130 मिलेगा, यानी कि 30 रुपए का हमारा प्रॉफिट। तो ऐसा करके बॉन्ड की कैलकुलेशन होती है।